स्टार्ट है। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, राजधानी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कंप्लीट बुक्स ऑफ रीजनिंग, एक बार फिर आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के एग्जाम से संबंधित रीजनिंग के टॉपिक स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दैट मीन्स प्रबल एवं निर्बल तर्क। जैसे कि आपने देखा एनटीपीसी के बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे शिफ्ट में स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट से प्रश्न अराइज किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एक अराइज किया गया था आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि वास्तविकता पे अगर नजर डाला जाए तो यह प्रश्न दिल्ली पीओ 1990 से राइज किया गया था। दैट मीन्स 35 साल के बाद प्रश्न को रिपीटेड किया गया रेलवे के एग्जाम में। फर्दर आगे भी अन्य शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उन बिंदियों को ध्यान में रखते हुए, उन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस दरमियान हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रश्नों के प्रारूप एवं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से बनाया जाए, कब कोई आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, कब कोई आर्गुमेंट वीक होता है, कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पे हम आर्गुमेंट को वीक या स्ट्रॉन्ग के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उन तमाम तथ्यों को हम आपके समक्ष आज रखने जा रहे हैं। तो चले यहाँ पे बताना चाहते हैं प्रबल तर्क एवं निर्बल तर्क। आर्गुमेंट दो प्रकार के जनरली होते हैं, प्रबल एवं निर्बल तर्क। जहाँ के यहाँ दिया गया है कि किसी योजना के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वपूर्ण तर्क जो कि सीधे योजना से संबंधित हो, साथ ही साथ आदर्श, सत्यता, स्पष्टता एवं वास्तविकता से पूर्ण हो, ऐसे तर्क को प्रबल तर्क कहते हैं। तर्क का अभिप्राय होता है द रीजन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन, फेवर ऑफ योर ओपिनियन इज कॉल्ड रीजन। निर्बल तर्क वैसे तर्क को कहते हैं किसी योजना के या किसी प्लानिंग के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वहीन तर्क जो कि योजना से संबंधित न हो, साथ ही साथ आदर्श, सत्यता, स्पष्टता एवं वास्तविकता से बिल्कुल परे हो, उसका कोई लेना देना नहीं हो, ऐसे तर्क को निर्बल तर्क कहते हैं। हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा में एक कथन दिया गया होता है तथा इसके बाद क्रमशः सकारात्मक एवं नकारात्मक, दैट इज द इन फेवर ऑफ एंड इन अगेंस्ट ऑफ, दो तर्क दिए जाते हैं। आपको दिए गए जो प्लानिंग होते हैं एवं दोनों तर्कों को विचार करते हुए निर्णय करना होता है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क योजना के पक्ष या विपक्ष में तर्क संगत है। तो तर्कों की वैलिडिटी कैसे हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग है या कौन सा तर्क वीक है, उसको हम डिफरेंट टेबल्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सम स्पेशल पॉइंट ऑफ वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। कैसे हम समझते हैं कि कोई भी तर्क स्ट्रॉन्ग होता है या कोई भी तर्क वीक होता है, इसके लिए एक तालिका यहाँ पे आपको दर्शाई जा रही है। एक साइड पे एलएचएस पे वैलिडिटी, फैक्टर ऑफ वैलिडिटी, एंड आरएचएस पे फैक्टर ऑफ इनवैलिडिटी आपको दर्शाया गया है। कहने का अर्थ है कि तर्क कब प्रबल होगा और तर्क कब निर्बल होगा। बाएं साइड में, तालिका के बाएं साइड में आपको तर्क कब प्रबल होता है उस बात को दिखाया गया है, कब हम तर्क को प्रबल माने और कब तर्क निर्बल होते हैं, उन बातों को यहाँ पे पॉइंट वाइज दर्शाया गया है। जब भी हम फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न बनाते हैं, तो वहाँ पे इन बिंदुओं पे विचार करते हुए यदि हम प्रश्न को बनाएं
तो निश्चित तौर पे आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सही तरीके से बना लेंगे। तो वैलिड और इनवैलिड दो पक्ष यहाँ पे दिए गए हैं। कब तर्क वैलिड होता है, कब हमारा तर्क इनवैलिड होता है, सबसे पहले हम उसकी विवेचना करते हैं और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न के प्रारूप एवं उनकी डिस्क्रिप्टिव विवेचना पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वैलिड के लिए कि आपका कोई भी तर्क बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है ज्यादा लाग लपेट कर अगर आप तर्क देते हैं, ज्यादा खींच तीर के आप तर्क देते हैं तो वैसा तर्क गलत माना जाता है। इनवैलिड में उसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इनवैलिड में उसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एम्बिगियस या कॉम्प्लेक्स कहने का अर्थ है यदि आपका तर्क जटिलता से युक्त हो, सामान्य नहीं हो, द्व्यर्थी हो, तो ऐसे तर्क इनवैलिड माने जाते हैं। वैलिड के लिए आपके तर्क का सिंपल होना जरूरी है, सामान्य तौर पे आपको बताना है, सिंपल वे पे बोलना है, तर्क सिंपल वे में अपनी तर्क देनी है। जबकि यदि आप जटिलता से युक्त तर्क देंगे, एम्बिगियस दैट इज द द्व्यर्थी सब तर्क देंगे तो ये गलत माना जाएगा। नॉट जनरलाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग, इस प्रकार के प्रश्न में एक योजना दी गई होती है, कथन रूपी योजना दी गई होती है, जिसके बारे में आप जब हम प्रश्न के प्रारूप आपके समक्ष रखेंगे तो वहां पे इस चीज की हम विशेष पर चर्चा करेंगे कि जनरली इस प्रकार के प्रश्न में एक प्लानिंग से रिलेटेड हुए प्लानिंग बेस्ड स्टेटमेंट दिया गया होता है और आपको अपना ओपिनियन देना है, बशर्ते कि आपको ओपिनियन अपना नहीं बनाना है, अपना मत नहीं बनाना है, बल्कि वो मत दिए गए हैं। आपको ये देखना है कि दिया गया मत अगेंस्ट और फेवर ऑफ द प्लानिंग तर्क संगत है या नहीं। आपको अपनी ओपिनियन बनानी नहीं है, केवल उस ओपिनियन जो दिए गए हैं उस मत को आपको केवल वेरीफाई करना है कि वह तर्कसंगत है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि कोई भी तर्क कब स्ट्रांग माना जाता है, जबकि वह सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया हो, सिंपल वे में एक्सप्रेस किया गया हो। लेकिन यदि आप जटिल तर्क तर्क देते हैं तो ऐसे तर्क जो होते हैं गलत माने जाएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है नॉट जनरलाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। आपका तर्क प्लानिंग के रेस्पेक्ट में जनरलाइज नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग से कहीं ज्यादा व्यापक अगर आप तर्क दे देते हैं तो आपका तर्क गलत होगा। ऐसे तर्क जो स्थापित सत्य पे आधारित होते हैं, तर्क जनरली स्थापित सत्य पे आधारित होते हैं, अगर स्थापित सत्य पे आधारित तर्क हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। जबकि ऐसे तर्क जो स्थापित सत्य पे आधारित नहीं हो वह इनवैलिड होगा, वैसा तर्क आपका इनवैलिड माना जाएगा। स्थापित सत्य पे जो आधारित तर्क होते हैं वो वैलिड होते हैं और ऐसे तर्क जो कि स्थापित सत्य पे आधारित नहीं हो, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट पे आधारित नहीं हो, गलत होते हैं। तर्क स्ट्रांग हो इसके लिए हमेशा जो आपका तर्क है वो आंसरिंग मोड होना चाहिए, दैट इज द उत्तर रूपी। यदि आपके तर्क में थोड़ा सा भी इंट्रोगेटिव नेचर दिखता है, अगर आपका तर्क इंट्रोगेटिव प्रकृति का होता है, कहने का अभिप्राय है कि सिंपल वे में इस प्रकार से समझा जाए कि यदि आपसे कहा जाए कि क्या कल भी आप क्लास में बैठेंगे, तो बहुत सारे लड़के इंग्लिश में ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश में लोग बोलते हैं क्या आप इस काम को कर देंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे उत्तर देते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन तर्क इसको गलत मानता है। तर्क कहता है कि स्ट्रेट वे में आप जवाब दीजिए, थोड़ा सा भी इंट्रोगेटिव नहीं हो, क्योंकि व्हाई नॉट में थोड़ा सा प्रश्नवाचक जो है ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा नेचर इंट्रोगेटिव हो रहा है। तो तर्क ऐसे तर्क गलत माने जाते हैं जहां पे थोड़ा सा भी इंट्रोगेटिव हो, थोड़ा सा भी क्वेश्चनिंग नेचर का हो, तो वह तर्क गलत हो जाएगा। तर्क ऑलवेज आंसरिंग मोड में होना चाहिए और सटीक उत्तर होना चाहिए। ऐसे तर्क जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी होते हैं, सामान्य समाज के द्वारा जो स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे तर्क को हम लोग
वैलिड के दायरे में रखते हैं, जबकि ऐसे तर्क जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं वैसे तर्क इनवैलिड होते हैं। आपका जो तर्क है वो आइडियल एंड ट्रूथ हो, आदर्श और सत्यता की झलक उसमें हो, अगर वैसे तर्क है तो वे स्ट्रांग माने जाएंगे, जबकि यदि वह आदर्श और सत्यता से परे हो तो वह इनवैलिड माना जाएगा। आपका जो तर्क है वो डायरेक्टली आपके प्लानिंग से रिलेटेड होना चाहिए, सीधे जो आपको प्लानिंग दिया गया है, जो योजना दी गई है कथन रूपी, उससे आपका तर्क का सीधा संबंध होना चाहिए, तो वो वैलिड होगा। जबकि यदि आपकी योजना से तर्क का कोई लेना देना नहीं है तो वह बिल्कुल इनवैलिड होगा। ऐसे तर्क जो संवैधानिक विचारधाराओं पर आधारित होते हैं, फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वैसे तर्क 100% वैलिड होते हैं। एंड अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अगेंस्ट ऑफ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इनवैलिड होगा। आपके तर्क में यदि एक विशिष्टता की झलक होनी चाहिए, थोड़ा सा हट के होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन, तो वो वैलिड माना जाएगा। यदि आपके तर्क में किसी प्रकार की स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी नहीं नजर आती है तो वह इनवैलिड होगा, वह तर्क आपका इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप ऐसे कोई भी तर्क न दें जो मास लेवल के लिए हार्मफुल हो, दैट इज द नॉट हार्मफुल। ऐसा तर्क जो कि हार्मफुल नहीं है, वैसा तर्क जो कि हार्मफुल नहीं है वह सही माना जाएगा। दैट इज द मास लेवल के लिए जो बेनिफिशियल हो, मास लेवल के लिए जो बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, वैसे तर्क वैलिड माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। जबकि अगर वह मास लेवल को हार्म पहुंचाता हो तो वैसा तर्क इनवैलिड होता है। तर्क देने के क्रम में कभी भी तुलनात्मक तर्क न दें। कभी भी किसी प्लानिंग से रिलेटेड अगर तर्क आपसे देना है, आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है, तो कभी भी तुलना करते हुए नहीं दीजिएगा। यदि आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछा जाए एक प्लानिंग के तहत कि क्या आप इस काम को कर दीजिएगा, क्या आप इस काम को करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं राम जी करेगा तो हम भी करेंगे, तो ये आप तुलनात्मक वे में दे रहे हैं। तुलना तर्क को गलत करता है। कभी भी तर्क में तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, नॉट कंपैरिजन। कंपेयर करते हुए कभी तर्क न दें। अगर कंपेयर करते हुए तर्क देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे तर्क जो साइंटिफिकल रीजन पे बेस्ड होते हैं, वैसे तर्क 100% स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि अगेंस्ट ऑफ साइंटिफिकल रीजन हो तो वह आपका गलत माना जाएगा। नॉट कंपेरेबल, कंपेरेबल तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, तुलनात्मक प्लस प्लानिंग का रिपीटेशन, जो योजना दी गई है उसी योजना को आप तर्क में पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। नॉट रिपीटेशन होना चाहिए तो वह स्ट्रांग होगा। यदि आप रिपीटेशन करते हैं स्टेटमेंट का, जो प्लानिंग रूपी स्टेटमेंट दी गई होती है, अगर उसका आप रिपीटेशन करते हैं तो ऐसे तर्क इनवैलिड हो जाते हैं। तो जब भी आप फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो इन बातों को ध्यान में आप रखते हुए अगर प्रश्न बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका सारा प्रश्न सही होगा, आप सही तरीके से बना पाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न पीओ में अराइज किए जाते थे। पीओ के एग्जाम्स में, एमबीएच के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में अराइज किए जाते थे, पूछे जाते थे। लेकिन आज के तारीख में ऐसे प्रश्न रेलवे में, बैंक क्लरिकल इत्यादि के भी एग्जाम में पूछे गए। हम यह भी बताना चाहेंगे कि काफ़ी समय तक बैंक क्लरिकल के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। स्पेशली इस प्रकार के प्रश्न स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, इट मीन्स फोर्स ऑफ आर्गुमेंट से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे वो पीओ में केवल पूछे जाते थे। एमपीओ, एमबीए, कैट इत्यादि एग्जाम्स में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते थे, क्लैट में देखे जाते थे। लेकिन आज के तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी में भी पूछे गए। और फॉर एग्जाम्पल्स, जैसा कि आपको प्रश्न पूछा गया था कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा है, ऐसे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में फिलहाल पूछे गए हैं, जो कि
1990 दिल्ली पीओ के प्रश्न का पुनरावृत्ति किया गया था, अर्थात 35 साल के बाद प्रश्नों की पुनरावृत्ति की गई। और अगर मेरी मत को अगर मानने को तैयार हो, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, तो हम यह जरूर कहेंगे कि रेलेवेज मेमोरेबल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ को फॉलो करते हुए होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर बैंक क्लर्क एंड पीओ के क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन करें तो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कब आर्गुमेंट वीक होता है, कब आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट के लिए हमने यहाँ आपको एक टेबल दिया गया, दर्शाया, एक टेबल रिप्रेजेंट किया, एक टेबल प्रदर्शित किया गया, एक तालिका मैंने प्रदर्शित की और उस तालिका के माध्यम से हमने 14-15 पॉइंट आपके सामने रखा और कुछ पॉइंट्स आएंगे तो हम उस पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि तर्क स्ट्रांग तब माना जाता है जबकि वो सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया हो, पहला। दूसरा आपने देखा कि जनरलाइज नहीं होना चाहिए, प्लानिंग के तुलना में वो ज़्यादा व्यापक नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमा फिरा के आपको नहीं बोलना है। स्टेबलाइज्ड फैक्ट पे आधारित हो, अगर स्टेबलाइज्ड फैक्ट पे नहीं है तो गलत होगा। और उत्तर पीओ आंसरिंग मोड हो, नॉट इंट्रोगेटिव नेचर, अगर इंट्रोगेटिव नेचर है तो गलत होगा। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए आपकी तर्क, आप ऐसा कोई भी तर्क न हो जो कि सर्वमान्य समाज स्वीकार नहीं करता हो, वैसा तर्क इनवैलिड होगा। वैसे तर्क जो सर्वमान्य समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं वैसे तर्क वैलिड होते हैं। आपके तर्क में आदर्श और सत्यता की झलक हो, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लानिंग, आपका तर्क जो है डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए प्लानिंग से, अगर रिलेट नहीं करता है तो इनवैलिड होगा। संवैधानिक विचारधाराओं, साइंटिफिकल विचारधाराओं पे जो आधारित तर्क होते हैं वो 100% वैलिड होते हैं। अगेंस्ट ऑफ साइंटिफिकल, अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो तो आपका तर्क इनवैलिड होगा। आप कोई भी ऐसा तर्क न दें जो मास लेवल को हार्मफुल हो, मास लेवल के लिए हार्मफुल साबित हो, दैट मीन्स आपका तर्क बेनिफिशियल होना चाहिए। यदि आपका तर्क हार्मफुल हो, मास लेवल को हार्म पहुंचाता हो तो ऐसा तर्क इनवैलिड होगा। तर्क में किसी प्रकार की तुलनात्मक तर्क आप न दें, कंपेयर न करें। प्लस रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट तर्क में नहीं लिया जाना चाहिए, अगर रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट होगा तो आपका तर्क गलत होगा। तो इस प्रकार से हमने तालिका के द्वारा वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी को प्रदर्शित किया कि कब तर्क वैलिड होते हैं, कैसे तर्क इनवैलिड होते हैं। दैट इज द कब स्ट्रांग होता है, कब हमारा तर्क स्ट्रांग होता है और कब हमारा तर्क जो है वीक होता है, इस बात को हमने यहाँ पे दर्शाया। क्लियर? अब हम चलते हैं स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट पर आधारित प्रश्नों पे और उस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इन बातों की परिचर्चा हम करेंगे। निर्देश 1 से 14 के लिए आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय यह वांछित है, डिजायरेबल है कि हमें प्रबल एवं निर्बल तर्कों के बीच अंतर कर पाने में जहां तक कि वे प्रश्न से संबंधित हैं सक्षम होना चाहिए। क्लियर? प्रबल तर्क महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ प्रश्न से सीधे संबंधित होने चाहिए। निर्बल तर्क प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं होते हैं और गौण होते हैं या प्रश्न के नगण्य पहलू से संबंधित होते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 तर्क दिए गए हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड क्रमांक दिया गया है। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल, कौन सा तर्क निर्बल है। दैट इज द कौन सा तर्क आपका स्ट्रांग है, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है, कौन सा आर्गुमेंट वीक है। आपको विकल्प दिए गए हैं। यदि आप समझते हैं कि केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है तो आप 1 नंबर चॉइस मारिएगा। यदि तर्क सेकेंड प्रबल है केवल तो 2 नंबर। यदि आपको ऐसा लगता है कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, यदि या तो यहाँ पे यदि 3 नंबर में यदि या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड प्रबल हो तो आप 3 नंबर चॉइस मारेंगे। और यदि नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड तो आप जो है ऑप्शन 4, और यदि फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रबल हैं तो आप आंसर 5 मारिएगा अगर 5 विकल्प दिए गए हों। अदरवाइज अगर 4 विकल्प दिए गए होंगे तो विकल्प अनुसार आपको निर्णय करना है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है जो कि एक प्लानिंग से रिलेटेड कथन से है। इस प्रकार के प्रश्न में एक योजना से रिलेटेड कथन दी गई होती है और आपसे सलाह मांगी जाती है, आपसे आपका मत मांगा जाता है, बशर्ते कि आपको जो अपना मत है वो आपको अपना मत, अपना ओपिनियन बनाकर नहीं देना है, बल्कि ओपिनियन ऑलरेडी बना के दिए गए होते हैं। फेवर एंड अगेंस्ट, हाँ और ना के रूप में दो तर्क दिए गए होते हैं। आपको यह निर्णय करना है कि कौन सा दिए गए तर्क वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इस बात का आपको निर्धारण करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क संगत है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या किसी संस्थान में पदोन्नति के लिए केवल वफादारी ही मापदंड होना चाहिए। मीन्स आपने क्या देखा, इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है मार्क योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आर्गुमेंट। आपको अपनी ओर से बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी आर्गुमेंट बना के दिए गए होते हैं प्रश्न में। आपको केवल देखना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग है या कौन सा वीक है। एक प्लानिंग दी गई है, एक प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी संस्थान में प्रमोशन के लिए केवल लॉयल्टी ही मापदंड होना चाहिए। तो आप सिंपल वे पे आप कह सकते हैं कि केवल लॉयल्टी, केवल वफादारी ही प्रमोशन के लिए जो है मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमोशन के लिए व्यक्ति विशेष की एक्सपीरियंस, स्किल, दैट इज द उनकी कुशलता, निपुणता, एक्सपीरियंस प्लस सीनियरिटी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसलिए केवल हम किसी संस्थान में केवल वफादारी ही दिखाएं तो वो प्रमोशन के लिए मापदंड नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि प्रमोशन के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कितने आप सीनियरिटी आपकी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए प्रमोशन दिया जाता है। इसलिए अगर आप इस बात को देखा जाए कि केवल वफादारी के आधार पे अगर किया जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ, वफादार पुरुष के बिना कोई भी संस्थान विशेष कार्य नहीं कर सकता। ये किसी भी वे में तर्कसंगत नहीं है कि वफादारी मापदंड अगर बना दिया जाए प्रमोशन का तो ये किसी भी वे से तर्कसंगत नहीं है। वफादारी जरूरी है, लेकिन वफादारी के साथ साथ आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने निपुण हैं, आप कितने कार्यकुशल हैं और कितना लंबा आपका अनुभव है, ये सारी बातों को देखते हुए प्रमोशन दिया जाता है। इसलिए हमारा जो पहला तर्क है वह बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि नहीं, यह छल पक्षपात को बढ़ाता है। जब आपने वफादारी की बात की, आपका जो प्लानिंग कर रहा है वफादारी का मुद्दा, जब वफादारी कोई करेगा अगर लॉयल्टी उसमें है तो छल पक्षपात को बढ़ाने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो या आप कहते हैं कि नहीं, यह छल पक्षपात को बढ़ाएगा, तो जब लॉयल है तो फिर वहां पे छल और जो है छल एवं पक्षपात की बात कहाँ आ रही है। इसलिए हमारा ये दूसरा तर्क भी गलत है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विकल्पानुसार अगर बात की जाए तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, दोनों में से कोई भी तर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए विकल्पानुसार इस स्थिति में आपका आंसर 4 होगा, जो आपको विकल्प 5 दर्शाए गए थे। या आपको देखना है जो भी आपका विकल्प दिया गया हो, यहाँ पे ना तो तर्क फर्स्ट ना तो तर्क सेकंड, दोनों में से कोई भी तर्क संगत नहीं है। और क्यों तर्क संगत नहीं है उसकी सारी व्याख्या हमने की। हमारा नेक्स्ट है कि क्या शिक्षित लोगों को गांवों में कार्य करना चाहिए। क्या शिक्षित लोगों को गांवों में कार्य करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है और आपको अपना ओपिनियन देना है। बल्कि आपको अपना ओपिनियन बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिए गए हैं। आपको देखना है कि सैद्धांतिक वे से जो हमने तालिका में बहुत सारे पॉइंट्स को आपके सामने लाया था, उन पॉइंट्स के आधार पे ये तर्कसंगत है या नहीं। यहाँ दिख रहा है, पहला हमारा तर्क दे रहा है कि हाँ, इसलिए कि वे कृषि को पूर्ण परिवर्तन एवं पिछड़े वातावरण को मोहक बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षित लोग जाएंगे तो बहुत सारे जो है वो नयापन वहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वहाँ पे वो करने का प्रयास करेंगे, जो कि अशिक्षित होने के कारण वहाँ के ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं,
शिक्षित लोगों को गांव में कार्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गांव में जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत कुछ नयापन कर सकते हैं और बहुत सारे जो टेक्निकल बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ के वातावरण को डेफिनेटली अमोघ बना सकते हैं। इसलिए हमारा पहला तर्क बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, शिक्षित को केवल शहरों में नौकरी करना चाहिए, अन्यथा उनका शिक्षा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहना गलत है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित अगर गांव में जाके सर्विस करें, अगर गांव के उत्थान की बात करें तो उनका शिक्षा व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि उनका शिक्षा वहाँ भी व्यर्थ होगा, एक समाज के लिए उसका योगदान होगा। इसलिए अगर आप कहते हैं कि नहीं, शिक्षितों को केवल शहरों में नौकरी करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस स्थिति में हमारा जो पहला तर्क है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, तो हमारा विकल्पानुसार आंसर 1 होगा। तीसरा है, क्या स्कूल में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या स्कूल में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए? नहीं, यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करना, और धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत हमें बताता है, देखिए, ये धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है कि हमें तमाम धर्मों का आदर करना चाहिए, किसी धर्म की आलोचना की बात नहीं है। तो अगर आप कहते हैं धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो बोला जा रहा है नहीं, यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, तो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे कि पर्टिकुलर आप हिंदू धर्म की शिक्षा दीजिए, या मुस्लिम धर्म की शिक्षा दीजिए, ईसाई धर्म की शिक्षा दीजिए, या धर्म की शिक्षा की बात हो रही है। तो अगर उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए तो नहीं, यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होता है तमाम धर्मों का आदर करना। इसलिए यह कहना कि नहीं दी जाए, यह बिल्कुल गलत होगा। हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को समझाने में सहायता करता है, सहायक होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा तर्क सेकेंड बिल्कुल सही होगा या स्ट्रॉन्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्लानिंग दिया जा रहा है, क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या भारत में सरकारी कर्मचारी के हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? दे रहा, कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का केवल यही एक रास्ता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। हड़ताल होती क्यों है, उसका रीजन क्या है? अगर हम उन रीजन का पहले से ऑब्जर्वेशन करें, उन रीजन पे विचार करें, और उन रीजन को जो भी कारण है उस कारण को अगर दूर कर दें तो हड़ताल नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके कारण हड़ताल होता है, तो आप उसकी समीक्षा करें, न कि कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का केवल यही रास्ता है कहना, ये किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। नहीं, या उन्हें प्रजातंत्र में दिए गए नागरिक के अधिकार से वंचित करना है। हम बताना चाहेंगे कि अंडर आर्टिकल 19(1) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसे स्पष्ट किया था कि हड़ताल का कोई फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में अंडर आर्टिकल, सबसे पहली बात कि अंडर आर्टिकल 19 पैरा 1 में आपको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हड़ताल आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसे लीगल राइट दिया गया, हड़ताल को लीगल राइट के रूप में लिया गया कि यह एक लीगल राइट है। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए यह प्रजातंत्र में दिए गए नागरिक के अधिकार से वंचित करता है, यह बात सही है। पहले अगर देखा जाए अंडर आर्टिकल 19(1) तो यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक लीगल राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत।
और जब सर्वमान्य समाज जिसे स्वीकार करते चले आता है तो वह अपने आप में एक कानून बन जाता है। हमने बताया था एक पॉइंट कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एंड दूसरा पॉइंट जो आपके टेबल में दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका तर्क है तो वह वैलिड होगा। तो इस प्रकार से हमारा तर्क सेकंड जो है वह बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर 2 होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भारत को सैन्य शक्ति बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो सिंपल वे में आप भी कर सकते हैं कि सुरक्षा की भावना, सुरक्षा का ख्याल जहां पे है, अपनी देश की अखंडता, संप्रभुता का जहां सवाल है, तो आज के तारीख में बगैर सैन्य शक्ति रखे ऐसा संभव नहीं है। तो निश्चित आप कहेंगे कि बिल्कुल रखना चाहिए। पहला तर्क दे रहा नहीं, विश्व में अनिद्वेष। हमने आपको बताया था टेबल में कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपने तुलना किया, विश्व की बात नहीं कीजिए, अपनी बात कीजिए। हमने बताया था कि वैसे तर्क बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं जहां पे आप जो है आपकी तर्क में तुलनात्मक नजर आता, तुलना करते हुए आप कोई तर्क देते हैं। बेस्ड ऑन कंपैरिजन अगर आप कोई तर्क देते हैं, कंपैरिजन पे आधारित अगर कोई आप तर्क देते हैं तो वह गलत होता है। हमने बताया था कि नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपैरिजन करना नहीं है, अपनी बात आपको करना है। विश्व में क्या कौन करता है नहीं करता उसको देख के तर्क नहीं देना है। हमने बोला कि आप जाएंगे, आप कहें कि ठीक है राम जाएगा तो जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे तो हम जाएंगे, तो ये तुलना करते हुए आप दे रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तर्क में अपनी बात होनी चाहिए। तो जो हमने पॉइंट दिया था नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपैरिजन, उसके आधार पे जो आपका पहला तर्क है वो गलत है। और हमने जैसे कि आपको पहली तालिका में प्रदर्शित किया था कि किस प्रकार से तर्क को वैलिड और इनवैलिड किया जाता है, आप हमारे इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि बारीकी से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और बारीकी से जो तालिका आपको दर्शाया गया था उसका ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और उस तालिका के आधार पे ही तर्क के वैलिडिटी इनवैलिडिटी का निर्धारण करेंगे। तो आपका सारा जो प्रश्न होगा वो बिल्कुल सही आप उत्तर दे सकते हैं। लिख रहा है कि हाँ बहुत से भारतीय अहिंसा पर विश्वास करते हैं, तो यह भी प्रैक्टिकल नहीं है। कहने का अर्थ है कि अहिंसा पर हम विश्वास करें और दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दें, हमारी भूमि को हड़प लें, तो ऐसा अहिंसा कौन काम का? तो ये सर्वमान्य समाज इसको नहीं स्वीकार करता, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कुछ पार्शियल लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों के अहिंसात्मक विचार के लिए हम अपना सैन्य शक्ति नहीं रखें, ये किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। अपनी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की संप्रभुता अखंडता की ध्यान को में रखते हुए सैन्य शक्ति का होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए दिए गए दोनों तर्क जो है बिल्कुल वीक है। इसलिए हमारा आंसर नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है, क्या भारत को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा दैट इज द सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पन्न करना चाहिए? तो आपको ये जरूर मालूम हो रहा है कि जो भी हमारे जो बहुत सारे स्रोत हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा रहा था, वर्तमान में हाँ अधिकतर ऊर्जा के स्रोत जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है वो समाप्ति की ओर है। और कोई भी चीज टाइम बिंग जो होता है, किसी भी चीज का अंत होता है, तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए प्लस वो खर्चीला भी है। तो अगर सोलर एनर्जी की बात की जाती है तो ये एक प्राकृतिक स्रोत है और जो कि अभी लंबे समय तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई इसका भी खत्म कभी नहीं हो सकता है, ऐसा भी दिन आए, क्योंकि हर चीज का अगर किसी का प्रारंभ होता है तो उसका अंत तो निश्चित है, कभी ना कभी तो अंत होगा। तो लेकिन आज के तारीख में अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो ये काफी कम खर्चीला पड़ता है और ऊर्जा के जब स्रोत खत्म हो रहे हैं उस दृष्टिकोण को अगर हम ध्यान में रखते हुए विचार करें तो सोलर एनर्जी से विद्युत अगर उत्पन्न करते हैं तो ये काफी सही होगा। तो हाँ अधिकतर ऊर्जा के स्रोत जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है समाप्ति की ओर अगर ये, तो ये एक अगर कहा जाए तो एक साइंटिफिकल फैक्ट पे आधारित है। और हमने तो आपको पॉइंट वाइज डील किया था कि उन पॉइंट्स पे अगर आप गौर करेंगे तो ये साइंटिफिकल वे पे है। तो ये साइंटिफिकल फेवर ऑफ साइंटिफिकल वे
फेवर ऑफ साइंटिफिक मैनर वो आपका बिल्कुल सही होता है, इसलिए आपका तर्क पहला बिल्कुल सही है। दूसरा नहीं सही, और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए काफी पूंजी, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, तो हमने बताना चाहा कि हाँ, इसमें आपने क्या देखा कि आपका विकल्प एक होगा, ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है तर्क। क्या फिरौती चुकाना या अपहरणकर्ता के शर्त से सहमत होना उचित है? कहने का अभिप्राय है जो आप रैंसम देते हैं, अपहरणकर्ता आपसे जो डिमांड करते हैं, क्या उसे चुकाना तर्कसंगत है? तो हम तो यहाँ पे तर्क दे रहा है, हाँ, भुक्तभोगी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। अगर एक वे से देखा जाए कि मान लिया जाए आप अपहरणकर्ता को जो है फिरौती नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली है, हो सकता है कि जिसे वो अपहरण किया है उसे वो मार देगा, वो मार बैठेगा। एंड आफ्टर ऑल अगर विचार किया जाए तो किसी गरीब का कोई अपहरण नहीं करता। अगर फैक्ट पे विचार किया जाए तो अपहरणकर्ता भी अपहरण उसी का करते हैं जो मोटे हसामी होते हैं, जो काफी रिच होते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि नहीं कैसे धन ऐंठा जाए। तो अगर सागर से कुछ बूंद निकल ही जाए और किसी की जान की रक्षा हो जाए तो उसे बचाना ज्यादा उचित है, न कि वहां पे पैसा देखना। ये अलग बात है कि अगर हम अपहरणकर्ता के शर्त से सहमत होते हैं तो उसे कुकर्म करने को प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर आप ही की बात की जाए, पर्टिकुलर आपकी बात की जाए कि आपके परिवार का किसी को अपहरण कर लिया गया, तो आप क्या कीजिएगा कि नहीं देंगे? क्या कर लेगी हमारा प्रशासन, क्या कर लेगा? बहुत कुछ नहीं कर सकता है। जो फैक्ट है, फैक्ट है। हम ये नहीं कहते, हमारा ये आक्षेप नहीं है प्रशासन पे कि नहीं प्रशासन कुछ नहीं करती, प्रशासन बहुत कुछ करती, लेकिन प्रशासन के भी हाथ उतने तक नहीं जा सकते जितने तक अपहरणकर्ता के हाथ चले जाते हैं आज की तारीख में। तो मेरा मानना है कि प्रशासन भी बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन भुक्तभोगी को किसी भी तरह से अगर बचाया जाए तो हम प्राथमिकता जरूर देंगे कि हाँ, भुक्तभोगी किसी कीमत पर बचाना चाहिए, क्योंकि डिमांड उसी से किए जाते हैं जिसके पास पैसा है, और अपहरणकर्ता का मूल उद्देश्य होता है कि पैसा खींचना। तो अगर सागर से दो बूंद निकल ही जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वहां जान बचाना, जान बचाने की प्राथमिकता है। हम कंप्लेन ही दर्ज कर दें और वो मार दें तो किस काम का? आपका पैसा किस काम का? आपका कंप्लेन किस काम का? तो एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहला दृष्टिकोण से तो ये बिल्कुल प्रबल नजर आ रहा है। दूसरा कि नहीं, इससे अपहरणकर्ता को लगातार कुकर्म करने का जो है यह क्वेश्चन PO 1988 का है कि नहीं, इससे अपहरणकर्ता को लगातार कुकर्म करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ये बात भी सही है भाई कि अगर रैंसम हम चुका देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रकृति के जो लोग हैं, वो उनका मनोबल और बढ़ेगा। ये बात भी अपने आप में बिल्कुल प्रबल है। लेकिन हम उनके शर्त को ना माने, हम पुलिस का ही सहायता लें, प्रशासन की सहायता लें, और पुलिस उतनी एक्टिव ना हो। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं कहते कि पुलिस एक्टिव नहीं होती है, पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन जब तक पुलिस तत्परता के साथ इसका निदान करे, उससे पहले अगर वह किसी भावना से प्रेरित होकर आपके बच्चे को मार ही दे, आपके परिवार के लोगों को मार ही दे, तो पुलिस को कह के आप क्या कीजिएगा? तो अगर इस दृष्टिकोण को ध्यान में देखा जाए तो पहला तर्क बिल्कुल प्रबल है, जबकि दूसरा तर्क भी यह कह रहा है कि नहीं, इससे तो उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। तो उस दृष्टिकोण के आधार पर अगर देखा जाए तो यह भी तर्क प्रबल है, अर्थात दोनों के दोनों ही तर्क अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्ट्रॉन्ग, दैट इज द आपका विकल्पानुसार जो हमने 5 चॉइस दिया था विकल्प का, उसमें ये इसका ऑप्शन 5 होगा। क्या विश्वविद्यालय स्तर के पत्राचार कोर्स को जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन होते हैं, पत्राचार कोर्स को रोक देना चाहिए? हम बताना चाहेंगे पत्राचार कोर्स का उद्देश्य क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है विश्वविद्यालय में डायरेक्ट आकर जो है अध्ययन नहीं कर पाते, उनके लिए ये कोर्स काफ़ी सहायक होता है।
बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कहीं और भी सर्विस कर रहे हैं और वो टाइम बिंग कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सहायक होता है। कहने का अर्थ है कि जो जनरल क्लासरूम अटेंड नहीं कर पाते हैं वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही सहायक होता है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि नहीं पत्राचार कोर्स को रोक दिया जाए, ऐसा कहना गलत है। आप तर्क क्या दे रहे हैं? आपने तर्क दिया नहीं, यूएसए जैसे फिर से आपने दूसरे देश की बात की, किसी भी प्रकार का तुलनात्मक तर्क आपको नहीं देना है। थोड़ा सा भी आप कंपेयर कीजिएगा कि राम जाएगा तब हम जाएंगे, वो लोग जाएंगे तब हम जाएंगे, ये सब बातें तर्क में नहीं चलती है। ऐसे तर्क बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जिसका कि हमने पॉइंट में दिया था नॉट कंपैरिजन। आपने ये तर्क तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिया, आपका तुलनात्मक है, इसलिए बिल्कुल गलत है। आप जब दूसरा तर्क दे रहे हैं हाँ ये पर्याप्त रूप में डाक विभाग के बोझ को कम कर देगा, तो हम बताना चाहेंगे डाक विभाग का उद्देश्य क्या है। डाक विभाग का बोझ कम करना नहीं है, डाक विभाग इसके लिए बनाए ही गए हैं। और अगर कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन का मटेरियल्स वो जो लेके जाएंगे तो उससे तो डाक विभाग को ऑलरेडी रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो आप कम करने की बात क्यों कर रहे हैं? डाक विभाग तो बोझ उठाने के लिए ही बने हैं, डाक विभाग सामान पहुंचाने के लिए बने हैं, तो आप कम करने की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आपका ये भी तर्क गलत है। तो विकल्प अनुसार नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, आपका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, क्या फैशनेबल ड्रेस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बहुत सारे फैशनेबल ड्रेस आ रहे हैं, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हम कहेंगे कि जनरली ऐसा होता है कि हम कोई भी फैशनेबल ड्रेस पहन सकते हैं जो कि एक मिनट क्या फैशनेबल ड्रेस पर कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी जिसके कारण थोड़ा सा ये हो गया, उसके लिए खेद है। फिर से आप देखें, क्या फैशनेबल ड्रेस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कहने करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशनेबल ड्रेस मार्केट में आते हैं, कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? तो हम बताना चाहेंगे कि व्यक्ति विशेष की ये स्वतंत्रता है कि किसी भी प्रकार के ड्रेस, ऐसे ड्रेस पहन सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के ड्रेस पहन सकते हैं जो सामाजिक ताना बाना को तोड़ता नहीं हो। आप ऐसा नहीं है कि आप वल्गैरिटी प्रस्तुत करें, ऐसे ड्रेस पहन ले जो वल्गर हो, ये आपको इसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। लेकिन सामाजिक दायरे में रहते हुए अगर कोई फैशनेबल ड्रेस है तो आप पहन सकते हैं, ये आपको पहनने की आज़ादी है, आपको स्वतंत्रता है। जो कि जनमानस पे बुरा प्रभाव न डाले वैसे ड्रेस आप पहन सकते हैं। अगर न्यूडिटी आप प्रस्तुत करने लगे, आप वल्गैरिटी प्रस्तुत करने लगे, तो वैसे ड्रेस का अलाउ नहीं है, उस पर प्रतिबंध है। तो कुछ शर्तों के अनुसार अगर कहा जाए तो फैशनेबल ड्रेस को पहनने का अधिकार है। यहाँ पे लिखा जाता है कि हाँ फैशन परिवर्तन जारी रहता है, जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है। अरे कपड़े की खपत बढ़ जाती है तो बढ़ने दीजिए, क्लॉथ इंडस्ट्री जो है उसके लिए तो बेनिफिशियल है। और प्लस अगर फैक्ट पे देखा जाए, मेरी बातें अगर दी जाए, तो आज तो आप देख रहे हैं कि फैशनेबल ड्रेस में कि कपड़े तो दिन पर दिन कम जा रहे हैं, खपत बढ़ कहाँ रहे हैं, कपड़े को तो दिन पर दिन छोटा किया जा रहा है, आपने देखा ही होगा। लेकिन खैर चलिए उन विवेचनाओं पे नहीं पड़ना है। फैशन परिवर्तन जारी रखता है, डेफिनेटली फैशन में टाइम बिंग परिवर्तन होता है, टाइम टू टाइम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब वल्गैरिटी नहीं हो, न्यूडिटी नहीं हो, सामाजिक ताना माना को वो तोड़े नहीं, समाज को उसका बुरा प्रभाव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये कहना कि फैशन परिवर्तन जारी रखता है, कपड़े की खपत बढ़ जाती है, ये तर्क आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा है फैशनेबल कपड़े पहनने लोगों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति और मूलभूत अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है कि हम कपड़ा पहने एक विशेष शर्त और कंडीशन के आधार पे जो कि सामाजिक ताना बाना को नहीं तोड़े, न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रस्तुत नहीं करे, तो वैसे ड्रेस हम पहन सकते हैं। इसलिए हमारा तर्क सेकंड जो है वह बिल्कुल प्रबल है। नेक्स्ट, क्या वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कहा जा रहा है कि वृक्षों की कटाई पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो अगर वृक्षों की कटाई पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिएगा तो हर एक जगह वृक्ष ही होने लगेगा, तो कल कारखाने, आवास के लिए घर, ये सब कहाँ से उत्पन्न होगा? हर जगह एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपको कटाई भी जरूरत है। प्लस वुडन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारे सामग्री जो उपस्कर होते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं,
बहुत सारे ऐसे जगह पे लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे तो किसी भी वे से ये तर्कसंगत नहीं है। हाँ, पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए जरूरी है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। केवल वृक्षों के पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिएगा तो पर्यावरण संतुलन हो जाएगा, नहीं, आपका पर्यावरण संतुलन नहीं होगा। केवल वृक्ष आप लगा दीजिएगा, हर जगह वृक्ष ही वृक्ष नजर आने लगेगा। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध लकड़ी उद्योग के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। वुडन बेस्ड जो भी उपस्कर, फर्नीचर, बहुत सारे वुडन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि लकड़ियों के समान लकड़ियों से बनाए जाते हैं, वो प्रभावित होगा। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो सेकंड तर्क है यह बिल्कुल सही है, हमारा दूसरा नंबर तर्क सही है। नेक्स्ट, क्या अपने देश में मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कहने का अर्थ कि बहुत सारे लोग मीट, मछली, अंडा ये सब खाते हैं, तो बोला जा रहा है कि क्या इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। काहे प्रतिबंध लगाइएगा भाई, व्यक्ति विशेष को खाने की आजादी है। मांसाहारी भोजन की बात की जा रही है। हाँ, हमारे देश में अधिकतर लोगों को ध्यान में रखते हुए अधिक खर्चीला है। अरे अधिक खर्चीला है तो जो खर्च करेंगे वो खाएंगे। ऐसा कहना है कि खर्चीला है तो किसी पर्टिकुलर के लिए खर्चीला हो सकता है, किसी के लिए चिप है, तो आप इसके लिए क्या सभी के लिए आप उसको प्रतिबंध लगा दीजिएगा? तब तो कहिएगा कि क्या कार पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, काफी खर्चीला है। तो जिसके पास पैसा है वो कार पे चढ़ता है, जिसके पास नहीं है वो साइकिल पे चढ़ता है। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसलिए अगर ये कहते हैं कि हमारे देश के अधिकतर लोगों को ध्यान में रखते हुए अधिक खर्चीला है, यह बिल्कुल गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चीला है। नहीं, प्रजातांत्रिक देश में किसी भी चीज पर, देखिए आप किसी भी चीज पे कह के, आप किसी भी चीज, यहां आप मैटर से भटक गए, आप प्लानिंग से भटक के बात करने लगे। हमने स्पेशली यह मांसाहारी भोजन की बात की और आप यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं। तर्क का स्तर व्यापक हो गया, दायरा आपने बढ़ा दिया। किसी भी चीज का कहने का अर्थ है, आप मांसाहारी भोजन की बात की जा रही थी और आप उसको बढ़ा चढ़ा के ले जाने लगे। किसी भी चीज कर आपने लिखा प्रजातांत्रिक देश में किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहना तो गलत है। बिहार में तो शराब में प्रतिबंध है, तो आप कहिए किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ऐसा तर्कसंगत नहीं है। आपने जनरलाइज कर दिया, व्यापक कर दिया। बहुत सारे स्टेट है जहां शराब पे कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारे बिहार में शराब पे पूर्ण प्रतिबंध है। तो कहने का अर्थ है कि प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना ऐसा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसका हार्म क्या है। शराब पे अगर प्रतिबंध की बात करें तो इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है जिस कारण से ऐसा लगाया गया। लेकिन अगर अदर साइड देखें तो यह रेवेन्यू का एक स्रोत भी था। अन्य स्टेट में अभी शराब पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वहां से एक राजस्व का ही एक बहुत बड़ा साधन था, लेकिन हमारे बिहार में इस पर प्रतिबंध है। तो डेफिनेटली एक और से उसका आपको हार्मफुल इफेक्ट भी आपको प्राप्त हो रहा है कि आपकी रेवेन्यू की कमी हो रही है। लेकिन दूसरे पक्ष को देखा जाए तो शायद समाज में शराब का जो दुष्प्रभाव था वो मुक्त हो रहा है। तो जो भी अपनी अपनी स्टेट की राय होती है, अपना अपना विचार होता है, लेकिन यहां मुद्दा मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध की बात की जा रही है और आप किसी भी चीज की बात नहीं कर दिया जो आपने कि प्रजातांत्रिक देश में किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज पे प्रतिबंध लगाया जाता, बहुत चीज पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो आप किसी भी चीज को कह के ये क्या किए कि व्यापक कर दिए, जनरलाइज कर दिए। आपने इसको जनरलाइज कर दिया और हमने दिया था वैलिडिटी में कि नॉट जनरलाइज। तर्क अगर आप जनरलाइज कर देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए आपका यह तर्क भी गलत है। इसलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, आपका दोनों ही तर्क गलत है। ऑप्शन 4, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? पाकिस्तान, बहुत नाम, पाकिस्तान नाम बहुत प्यारा है। पाकिस्तान, पाक मतलब होता है जहां पे साफ सुथरा, पाक, नाम कितना प्यारा है। लेकिन नाम जितना पाकिस्तान पाक लगता है उतने ही वो कुत्ते हैं। वहां पे लोगों की मनोवृत्ति ही ऐसी है कि हमेशा उनका दिमाग कुलबुलाते रहता है। आप देखते ही हैं, केवल नाम के वो पाक हैं, जबकि दिल के काले पाकिस्तान से ज्यादा कहीं नहीं है। दिल के काले लोग हैं वहां पे, सिर्फ नाम पाक, जबकि दिल के काले लोग रहते हैं। और
उनकी प्रकृति कुत्ते की तरह है। कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता है, उसमें कितनों तेल पिला दीजिए वो कभी नहीं सीधा होता। तो पाकिस्तान की ये प्रवृत्ति है कि नाम जैसा उसका पाक है वह उसके ठीक विपरीत है, और वो कुत्ते की दुम है जो कि कभी सीधा नहीं होता। तो क्या भारत को पाकिस्तान को हवाले कर देना चाहिए? बोल रहा है नहीं, यह एक सुंदर राज्य है, यह काफी विदेशी मुद्रा उपार्जित करता है। आप तर्क दे रहे हैं कि यह सुंदर राज्य है, विदेशी मुद्रा उपार्जित करता है। तो मान लीजिए कि अगर कश्मीर विदेशी मुद्रा उपार्जित नहीं करता या सुंदर राज्य नहीं होता तो क्या आप दे देते? इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अगर नहीं रहता तो दे देते। तो ऐसी तर्क तो आपकी बिल्कुल मूर्खता को व्यक्त करता है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता के समय यह एक स्वतंत्र रियासत था जहां के राजा हरि सिंह थे, और 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबालियों ने, कबीला वाले ने इस पर आक्रमण किया। तो राजा हरि सिंह भारत के पास आए कि भाई मदद करो, और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने क्या बताया मैंने कि आजादी के समय कश्मीर जो था वो एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह थे, और 24 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने, कबीला वालों ने, पाकिस्तानी कबालियों ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो राजा हरि सिंह भारत से मदद की गुहार लगाए, और 26 अक्टूबर को उन्होंने भारत में विलय करने की, कश्मीर रियासत को भारत में विलय करने की हस्ताक्षर की, और 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में इसके विलय को स्वीकारा, और तब से यह भारत का भिन्न अंग है। तो अगर यह सुंदर राज्य नहीं भी होता, यदि यह विदेशी मुद्रा उपार्जित नहीं भी करता, तो हम इसे दे नहीं देते, क्योंकि हमारा ये अभिन्न अंग है। हम अपनी देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए किसी भी महीने पे, चाहे यह सुंदर राज्य नहीं होता या होता, उसके बावजूद भी नहीं देते। जो हमारी चीज है हम उसको क्यों दूसरे को देंगे? और हमने तो बताया कि पाक जैसा नाम से पाक है, वैसे ही दिल का काला है, बिल्कुल कमीना है। और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वहां की प्रवृत्ति है, पाकिस्तानियों की प्रवृत्ति है, वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, कितनों तेल पिला दीजिए फिर से वो तड़ा हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी काबिलियों ने, कबीले वालों ने आक्रमण किया। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत से गुहार की लगाई कि भाई मदद करो, और अपने रियासत को उन्होंने भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर किया। 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत में कश्मीर के विलय को मंजूरी दी। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया। 26 अक्टूबर को जो है राजा हरि सिंह ने जो है भारत से गुहार लगाई और कश्मीर रियासत को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर किया। 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में इसे विलय को स्वीकारा। तब से यह भारत का अभिन्न अंग है, और यह हमारा अभिन्न अंग है। हम अपने अभिन्न अंग को किसी भी कीमत पे पाक को हवाले नहीं कर सकते। इसलिए यह कहना कि नहीं यह एक सुंदर राज्य है, अगर यह सुंदर राज्य नहीं भी होता, यह विदेशी मुद्रा उपार्जित नहीं भी करता, तो उस स्थिति में भी हम इसे पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं सुंदर राज्य के बेसिस पे और विदेशी मुद्रा के बेसिस पे कि नहीं हम करें, ऐसा तर्क आपका बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। यह विवाद को समाप्त करने में सहायक होगा। यह तर्क भी बिल्कुल सही नहीं है। क्या हम पाकिस्तानियों के आगे झुक जाएं? जब मेरा वो अंग है, कश्मीर भारत का जब अभिन्न अंग है, तो हम क्यों उसको देंगे, क्यों झुकेंगे? अरे उसकी तो प्रकृति प्रवृत्ति है, वो कुत्ता है, वो कुत्ते की तरह करता है, कुत्ता का दुम है। चलिए आगे बढ़िए, इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। क्या भारत को प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए? जो
प्रक्षेपास्त्र है उसके डेवलपमेंट पे क्या बंद कर देना चाहिए? यहाँ पे तर्क क्या दे रहा है? हाँ, यूएसए की या इच्छा किसी की इच्छा रहने से क्या होगा? फिर से आपने तुलनात्मक तर्क दिया, ये गलत है। नहीं, राष्ट्र को हमेशा अपने प्रतिरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इसे बंद नहीं कर सकते, तो हमारा तर्क सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्या दूरदर्शन को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए? ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर करना चाहिए दूरदर्शन को? हाँ, यह स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से महत्वपूर्ण खबरों को प्रसारित करने में दूरदर्शन को सहायता करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इस पर आप ऑटोनोमस नहीं देते हैं, पूर्ण स्वायत्तता नहीं देते हैं, तो किसी के आधार पर ये जो है प्रसारित करेगा, किसी के आधार पे प्रसारित होने लगेगा। इस पे जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी बातें कही जाएगी, वो किसी का कंट्रोल होगा। फैक्ट अलग है, फैक्ट जो भी हो, जितने भी मीडियाज हैं, बहुत सारे मीडिया देखा जाता है कि गवर्नमेंट के कुछ मीडिया फेवर में बात करते हैं, कुछ मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है, टाइम बिंग जैसा गवर्नमेंट होता है वैसे गवर्नमेंट के फेवर में बात करते हैं। बहुत सारे मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष तो होना जरूरी है, अगेंस्ट एंड फेवर होना तो जरूरी है। तो वो मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है और मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पूर्ण स्वायत्तता दिया जाना बिल्कुल तर्कसंगत है, ताकि वो निष्पक्षता से जो है खबरों को प्रसारित कर सकें। और ऐसा देखा गया है कि निष्पक्षता भी रहती है, निष्पक्षता नहीं भी रहती है, क्योंकि अगर निष्पक्षता की बात करें तो बहुत सारे मीडिया जो है गवर्नमेंट के फेवर में बात करते हैं, बहुत सारे मीडिया अगेंस्ट में बात करते हैं। तो फेवर और अगेंस्ट ये तो प्रजातंत्र में है ही रखा हुआ, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारे लोग फेवर में ही बोलने लगेंगे तो शायद गलत भी हो रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। इसलिए गलत और सही को दर्शाने के लिए फेवर और अगेंस्ट होना जरूरी है। तो आफ्टर ऑल मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, पूर्ण स्वायत्तता की बात की जा रही है, बिल्कुल तर्कसंगत है। नहीं, महत्वपूर्ण खबरों का प्रसारण कुछ लोगों के हाथ में हो जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के प्रारूप एवं उनकी व्याख्याओं को आपके सामने रखा। आफ्टर ऑल हम बताना चाहेंगे कि रील्स, सोशल मीडिया में जो रील्स की तरह आप बढ़ा के देखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे बढ़ा के देखने का प्रयास नहीं कीजिए। लेक्चर को बारीकी से ध्यानपूर्वक अवलोकन करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको बातें समझ आएगी। क्योंकि यह कोई नौटंकी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। अजय चौहान का ये क्लास है, ये कोई बरसाती मेढक का क्लास नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये अजय चौहान का क्लास है। इसलिए जो भी लेक्चर है बारीकी से जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आफ्टर ऑल एक ऐड भी आपके सामने यहाँ पे आ रहा, फॉर योर सक्सेस मस्ट रीड बाय टुडे, thoroughly revise with ultra modern unit, perfect bank pure verbal reasoning with analytical reasoning and perfect verbal reasoning for all competitive exams written by अजय चौहान। तो इस किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि एनटीपीसी में देखा गया, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक से लिए गए, इस बुक्स में मौजूद हैं। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से जरूर अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको गलत भी लगा हो तो आप उन बातों को भी बेझिझक अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिएगा। प्लस आपका अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो उन सुझाव से भी अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट पे जो टॉपिक था वो क्लियर होता है। नेक्स्ट में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।